आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और बहस का मुद्दा आज उसी तरीके का है जो कल हमने दिखाया था कि वेंटिलेटर हैं लेकिन चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चल रहे, इसकी पूरी स्थिति हमने आपको समझाई थी। कल हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार चाहती बहुत कुछ है लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी है, एम्बुलेंस की मारामारी है, तमाम सुविधाओं की मारामारी है। इस बीच कुछ लोग गिद्ध बनकर बैठे हैं। गिद्ध वही लोग हैं जो इस आपातकाल में भी इस तरीके से निगाह बनाकर लगे हुए हैं कि कुछ कमाई हो जाए। कमाई थोड़ी बहुत नहीं, लाखों और करोड़ों में, पता नहीं साथ लेकर ऊपर कुछ जाएंगे, कफन में बांध कर लेकर जाएंगे, और इसलिए उनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है। आज एक राजधानी पटना से बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अपराध जो इकाई है उन्होंने कोशिश की छापेमारी करने की, और एक पूजा की दुकान जहां पूजा का सामान मिलता है, पूजा की सामग्री मिलती है, वहां छापेमारी जब की गई तो ऑक्सीजन का सिलेंडर पाया गया। काफी बड़े सिलेंडर थे वहां और कई लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपदा के शैतान क्या कर रहे हैं। इस आपदा काल में भी खुद को और कितनी नीचता तक उतार पाएंगे। एम्बुलेंस के लिए मनमाना पैसा मांगा जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए रुपयों की लूट हो रही है, पैसों में वेंटिलेटर की सांस अटक गई है, पैसे दीजिएगा वेंटिलेटर ऑन होगा। पैसों की मांग पर बेड की आस भी टंगी है कैलेंडर की तरह, एक एक दिन कैसे बीत रहा है। आपदा के शैतान जाग उठे हैं, सरकार को जगाना चाह रहे हैं, प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं। क्या इतनी सस्ती है लोगों की जान? और जिंदा नोच खाने को ये आतुर हैं शैतान, जिन्हें हम बिचौलिया कहें, जिन्हें हम गिद्ध कहें, जिन्हें हम नर पिशाच कहें। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान हर तरफ त्राहिमाम मचा है। कई जिंदगियां हर दिन काल के गाल में समा रही हैं। वायरस फेफड़ों को जख्मी कर रहा है, लिहाजा कोविड के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस ही सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजन एम्बुलेंस की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कई जगह हाथ पांव मारने के बाद जब किसी एम्बुलेंस का पता मिल भी जाता है तो उसकी डिमांड सुनकर परिजनों के होश उड़ जाते हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। न्यूज 18 को जब इस बात की जानकारी मिली तो हमने इसकी सच्चाई सामने लाने की ठान ली। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसीज का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिल गई। इसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज के फर्जी परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। हमने सबसे पहले पटना के शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
हेलो, हेलो हेलो शक्तिमान से बजे छो? जी भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग कहाँ से? एनएमसीएच। भागलपुर ले जाते हैं? हाँ, भागलपुर ले जाए छे। तो नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जेते अब ओठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस छे पेशेंट। तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करेबे आईसीयू में। कोविड मरीज छे। हाँ कोविड में। बड़का गरीब है तो हाँ तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। ऑक्सीजन 40,000 रुपये लगते। 40,000 लगता है। जी कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वेंट वाला एम्बुलेंस ना? आए? वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए? हाँ हाँ, वेंट वाला। हाँ तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है। जी। कम सम नहीं होता है। भैया सिलेंडर के मारामारी 10-10 हजार रुपये में सिलेंडर लेते हैं। जी। हमने पटना के एनएमसीएच अस्पताल से भागलपुर तक जाने के लिए बड़े एम्बुलेंस का किराया जानने की कोशिश की। हमने शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को बताया कि हमारा पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में एडमिट है, लेकिन उसे बेहतर इलाज और वेंटिलेटर की सुविधा के लिए भागलपुर लेकर जाना है। पटना से भागलपुर तक की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इस दूरी के लिए शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे 40,000 रुपए की मांग की। बड़े एम्बुलेंस का रेट तो हमने पता कर लिया था, लेकिन अभी छोटे एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। इसके बाद हमने शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट से छोटे एम्बुलेंस का रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसने हमें बताया कि उसके पास छोटे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज को छोटा एम्बुलेंस नहीं दे सकता। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कहा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज कर लेंगे, आप बस छोटे एम्बुलेंस का किराया बताइए। आप खुद सुनिए, शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे पटना से भागलपुर तक जाने के लिए कितने रुपयों की मांग की। छोटका में अगर लो जाइल चाहबे तो ओकर कते भाड़ा छे? छोटका में सिलेंडर नहीं चाहिए? नहीं छे तो छोटका ओना कते दाम छे छोटका? हाँ? छोटका अगर लो जबे हम रिस्क लग अपन सिलेंडर लगा के तो छोटका कते पड़ते? तो कौन सिलेंडर अपना चाहिए? छोटका ऑक्सीजन सिलेंडर छे 10 लीटर वाला। तो उसे ना पहुंच पाते ना? जहां तक पहुंचते ओकर कते किराया लगते? तो पहुंचबे न करते तो कैसे ले जेबे? आओ। फिर ले जाए तो फायदा का होले? और ओकर किराया कते छे? किराया ओकर लगता है 15,000। अच्छा, लेकिन सरकार तो कहे छे जो किराया बहुत कम लगता है और सबका नियम बन गए, तो फिर हमरा कुछ रियायत नहीं मिलता है। सरकार है एक व्यवस्था न कर ले तो क्या करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं। तो सुन लिया आपने, शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे बड़े वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस के लिए 40,000 रुपए की मांग की, जबकि बिना ऑक्सीजन वाले छोटे एम्बुलेंस के लिए 15,000 रुपए की मांग की गई। हमारा मकसद एम्बुलेंस सर्विस द्वारा वसूले जा रहे मनमाने किराए की सच्चाई जानना था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस के बाद जब हमने दूसरी एजेंसीज को कॉल करना शुरू किया तो पैसे का असली खेल पता चला। आपको आगे दिखाएंगे इस खेल का असली सच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटी सी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और आपको लग रहा होगा कि हम आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको 9:30 तक का इंतजार करना पड़ेगा। रात 9:30 बजे पूरा खुलासा करेंगे इस पूरे ऑपरेशन के साथ, और हमारे अंडर कवर एजेंट भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड किया है। क्या चल रहा है, गिद्ध हम क्यों कह रहे हैं, हम नर पिशाच क्यों कह रहे हैं, इसका जो अर्थ है वो इन चंद बातचीत में आपको पता चल रहा होगा। मुंह में जो आया बोल दिया, 1 लाख तो 1 लाख देना पड़ेगा। अपने मरीज को अगर आप जिंदा चाहते हैं तो करना पड़ेगा। आप खेत बेच दीजिए, खुद को बेच दीजिए, लेकिन उन्हें रुपए चाहिए और उन्हें रुपए से ही मतलब है, किसी की जान से मतलब नहीं है। उनके पास सारी चीजें हैं, पूरे पैक तैयार हैं, पूरा पैकेज है उनके पास। अगर आपके पास वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस चाहिए वो भी मौजूद है, लेकिन धांधली कैसी हो रही है आप देखिए। कोई गरीब फोन करता है, लेकिन उस पर
किस तरीके से कड़क आवाज में उसे कहा जाता है कि आप इतने रुपए देंगे तब हम आगे गाड़ी बढ़ाएंगे, इंतजाम पूरा है, इंतजाम हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। लेकिन सरकार पर भी वो कहता है कि सरकार ने इंतजाम ही नहीं किया तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अब सरकार से हम सवाल जरूर करेंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, कमल लोपानी है प्रवक्ता जेडीयू से, प्रतिमा दास से नेता कांग्रेस से, अशोक गुप्ता है पूर्व डीजी, और शेफाली भारद्वाज है सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बड़ा पैनल। इस बात को लेकर हम चिंताग्रस्त हैं कि कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ऑक्सीजन की टोह लेते हैं, कभी जान बचाने के लिए भागते हैं, और कई बार तो मरीजों को एक बेड उपलब्ध हो जाए इसकी भी चिंता हमें होती है कि आखिर क्या होगा और क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री आज तफरीह करने निकले, जानने के लिए पहुंचे कि कोरोना के गाइडलाइंस और नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन शायद जो अधिकारी उनके आसपास या फिर उनकी रफ्तार से रफ्तार आज बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर मिला रहे थे, उन्हें यह बताना चाहिए पूरी संजीदगी के साथ, सच्चाई के साथ, पूरे ईमान के साथ, जो उन्होंने अधिकारी बनने पर शपथ ली थी, शायद वो शपथ उन्हें याद नहीं है। वक्त है ये शपथ को याद करने का कि आखिर वो कर क्या रहे हैं इंसानियत के साथ, इंसानों के साथ, और उन गिद्धों को सजा क्यों नहीं मिल रही। कमल लोपानी जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, है कोई जवाब आपके पास? मुंहमांगी कीमत मांगा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया गया, कहां मॉनिटर हो रहा है जरा ये बताइएगा। कितने एम्बुलेंस है आपके पास, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर, ये डेटा हमें बताइए। और यह भी बताइए कि क्या कोई रेट फिक्स किया है अभी तक आपने? अगर नहीं किया तो अब तक क्यों नहीं किया, या फिर आप हमें यही जवाब देंगे कि करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी इस चीज़ का जिक्र किया है और मैं बहुत स्पष्ट कर दे, जितने भी यहाँ पे जैसे रेड क्रॉस हैं, पीएमसीएच हैं, एनएमसीएच हैं, जहाँ आईजीएमएस हैं, एम्स हैं, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसमें एम्बुलेंस है, और वहाँ से जो लोकल लेवल पे जो भी एम्बुलेंस लोग ले जा रहे हैं उसके रेट तय हैं। और स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही है। एक बात सही है कि कहीं ना कहीं जो हम मरीज लोग हैं, जो उनके परिजन लोग हैं, उनको यदि अचानक कोई तकलीफ आती है तो निश्चित रूप से उसका 1 रुपए का 1.5 रुपया, 1 रुपए का 2 रुपया वो भुगतान कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, ईमानदारी पूर्वक कहता हूं और समाज के सभी लोगों से सादर आग्रह करता हूं कि इस अवसर को जो विपत्ति आई है बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में, उसको ईमानदारी से लें और अवसर को अपने स्वार्थ के लिए न लें, बल्कि ये ईश्वर ने एक मौका दिया इस दुख की घड़ी में सेवा करने का, और जो ईमानदारी से जो खर्च होते हैं उस अनुसार लोगों को इसका भुगतान लेना चाहिए। समझता कौन है? कमल लोपानी जी, इसे समझेगा कौन? इसे समझेगा कौन? आज से नहीं, 2020 की शुरुआत से मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो रट रहे हैं हम। घर से मत निकलो, बेवजह मत घूमो, यही तो कह रहे थे, यही तो कह रहे थे। लेकिन आज आप देखिए कि आपदा की घड़ी, आपदा की जो घड़ी है, देखिए समय का चक्र देखिए, कहां पहुंच गए हम लोग। जी, आपदा नहीं, एकदम ठीक है, बहुत बड़ी आपदा है, और इसमें हम सबको मिलजुल करके, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, आप भी साथ में सम्मिलित हैं, पूरे बिहार वासी को मिलकर। नहीं, ठीक है ना, आपदा ये थ्योरी बढ़िया है, ये थ्योरी बढ़िया है कि हम सहमत हो जाएं। ये बिल्कुल देखिए लोपानी जी, ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम सहमत हो जाएं। आप असहमत कब होंगे? जो प्रशासन आपको बता रहा है। आप असहमत कब होंगे? जब गलत रिपोर्ट बताई जा रही है। आप असहमत कैसे होंगे? जब आपके द्वारा जो चीजें तय की गई हैं, फिक्स की गई हैं, उसके बावजूद रुपए वसूले जा रहे हैं। तो ये जो शैतान घूम रहे हैं, इन शैतानों को नकेल कैसे लगेगी? कौन करेगा? सिस्टम करेगा। सिस्टम है कहां? सिस्टम है कहां? यही तो सवाल है। सिस्टम है सर, कहां है? नहीं, सिस्टम में सुधार, सिस्टम है। सरकार को आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे कार्रवाई सरकार करने जा रही है, और जल्दी ही इस पे जरूर कार्रवाई होगी। आपने बहुत अच्छी न्यूज दिखलाई है, ये बिहार के हर व्यक्ति को देखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है, और सरकारी महकमे के माननीय जो भी अफसर लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई करना होगा। आने वाले समय में ये जेडीयू प्रवक्ता होने के नाते आप ये मानते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उन शैतानों को छूट मिली है जो इस धंधे में लिप्त है, प्रशासन की अनदेखी है, तब तो फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन तक ये बात हमारे सहयोगी ने पहुंचा दी।
हमारे अंडर कवर एजेंट ने पहुंचाई। नहीं सर, आपने कहां बताया? नहीं ठीक है, नहीं आप चूंकि शहर के हर क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जनता को, तो इसका लाभ निश्चित रूप से हम लोग जनता को मिलेगा। कई बार आईना दिखाया, एक्शन होते हैं, और वो जो एक्शन है वो सोडा वाटरी एक्शन होता है, उसमें एक उबाल आता है, झाग आती है, और उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाता है, जिसका नतीजा ये है। हम तो सिस्टम पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं, नहीं, सिस्टम पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कदम उनका था। बड़े अधिकारियों को, आईएएस लेवल के अधिकारियों को हॉस्पिटल भेज दिया उन्होंने, और कहा कि आप देखते रहिएगा, कहीं कुछ छूटे नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। हम सराहना करते हैं सरकार की, लेकिन जिनके ऊपर सरकार ने छोड़ा, उनका क्या फर्ज नहीं बनता था कि वो ढूंढ कर निकालते थे और खबर ये बनती, और खबर हम चलाते। खबर हमको चलाना था, हमें चलानी थी खबर को हमें बिल्कुल, आप वही हम कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि खबर अब जब हमारे अंडर कवर एजेंट जब अपनी जान जोखिम में डाल के, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि अभी एक रैकेट चल रहा है सर। उस रैकेट में हमारा एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो खबर लाता है जनहित के लिए, उसकी जान पर खतरा हो सकता है। हाँ। लेकिन आपका जो तंत्र है, हमारे दिखाने के बाद उस पर एक्शन लेगा। नहीं, सरकार इस पे इतनी जबरदस्त त्रासदी आई है, तो अभी लोग अस्पतालों को ठीक करने में, अभी जैसे ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा, राजेंद्र नगर नेत्र चिकित्सालय, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सभी लोग दिन रात व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। अभी ज्यादा जरूरी है मरीजों की जान बचाना, अभी ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना। लेकिन सब कुछ खो करके भी बहुत कुछ खो रहे हैं लोग। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात जी, आपकी बात मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि लोगों की जान सर्वोपरि है, उन्हें बचाना है, यही तो अपील हम भी कर रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जाने चली जाएंगी, क्या होगा उसके बाद? कुछ नहीं बच जाता शून्य के अलावा, हम सभी शून्य में खो जाएंगे। एकदम ठीक बात। लेकिन एम्बुलेंस जो व्यवस्था के एक अंग है, जिसके 4 पहिए हैं, जिसकी छत पर सायरन लगा है, जिसके अंदर उम्मीद की ऑक्सीजन है, जिसके अंदर मशीनें लगी हैं, वो हमारी पहुंच से दूर है। वो हमें कह रही है कि अपने घर बार खेत तुम खुद बिक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा। बोली लग रही है, नहीं बोली लग रही है। मैं एक छोटा क्लिप ही तो चलाया। अब अपने दर्शकों को हम कहना चाह रहे हैं, रात को 9:30 बजे जरूर देखिएगा, पूरी पोल पट्टी खुलेगी, पूरी पोल पट्टी हम खोलेंगे। शक्तिमान एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई, वो लोगों की शक्तियां छीन रहा है। जी। और भी कई ऐसे एजेंट हैं जो लगे हुए हैं, दलाली चल रही है, और ऐसे दलाल जो नरपिशाच है वो घूम रहे हैं, और पटना की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे अधिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसी खबरें हम खुद निकाल रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। कभी भी किसी को वो लोग मार डालेंगे जिन्हें पैसे कमाने की लत हो गई है, वो किसी की जान को बख्शेंगे क्या? वो तो हत्या कर देंगे। मैं तो आपको खुद मैं तो ऐसे लोगों के लिए सरकार से आह्वान करूंगा, प्रशासन से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को हैंगिंग कर देना चाहिए, जो इस आपात स्थिति में जो मनुष्य परिजन मरीजों के लिए दिन रात एक की जान जोखिम में, वो लोग भी डाले हुए हैं जान जोखिम में कि कैसे हमारे परिवारजन की जान। हमारे साथ प्रतिमा दास है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा दास है। प्रतिमा जी, जो हालात हैं वो सही नहीं है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो सही नहीं है। उन खबरों को सुन के ही आधे लोग मर जाएंगे। कहां से बूस्टअप हो, कहां से ऑक्सीजन आएगा? भीतर एक मन में ऐसी ग्लानि हो रही है इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा लग रहा है कि कल की तारीख में अगर हम संक्रमित हो जाते हैं, क्या होगा भविष्य का? और कहां से लाएंगे एम्बुलेंस? पहले 1 लाख रुपए इन्हें देंगे, इन भूखे भेड़ियों को, तब जाकर एम्बुलेंस, तब हमारी सांस में ये ऑक्सीजन डालेंगे, नाक में ऑक्सीजन की जो 2 नली है उसे डालेंगे। ये हालात हो गए हैं, और कहेंगे कि मॉनिटरिंग हो रहा, प्रशासनिक तंत्र जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, फेल है। बाजारी और इस महामारी के दौर में भी लोगों ने अवसर प्राप्त कर लिया है, अवसर ढूंढ लिया है। 20 दिन हो गए, 20 दिन से लोग ऑक्सीजन के लिए रेमडेसिविर के कारण अब बेड नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से दर दर भटक रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको समय पे ऑक्सीजन मिल जाता तो जान बच जाती उनकी। बहुत लोगों ने अपने ऐसे परिजन को खोया पैसा के अभाव में कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। एम्बुलेंस वाले अनाप शनाप दाम मांगते हैं, भाड़ा मांगते हैं।
इस सब के हत्यारी बिहार सरकार है। मैं केंद्र की सरकार को कहूंगी कि जिसके पांव न फटे बे आए वो क्या जाने पीर पर आए। माननीय मोदी जी का अपना कोई बेटा बेटी नहीं है, अपना कोई परिवार नहीं है। इस विषय पर नहीं जाएंगे, इस विषय पर नहीं जाएंगे प्रतिमा दास जी। प्रतिमा दास जी, ये नहीं, प्रतिमा दास जी देखिए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनकी दिक्कत यही है। बिल्कुल नहीं, प्रतिमा दास जी दिक्कत है। प्रतिमा दास जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, है ना। प्रतिमा दास जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। प्रतिमा दास जी, पॉलिटिकल लोगों को हमेशा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। सरकार में आप है, आप पॉलिटिकल हमेशा होना गलत है। आपके पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, परस्त मत बनिए, आपके पदाधिकारी मदद नहीं करते हैं। मौका परस्त मत बनिए। आज न्यूज़ 18 ने आपको प्लेटफॉर्म दिया तो आप उस मौके को भुलाने लगे, प्रधानमंत्री की बात करने लगे, नीतीश कुमार की बात करने लगे। आपके माध्यम से आप ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं कर रहे? चाहती हूँ मैं, आपने खुद ऑपरेशन क्यों नहीं किया? जी को बताना, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूँ कि आपने खुद एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया? हमारे जितने कांग्रेस की तरफ से हमें पहुंचता, कांग्रेस हमें मुहैया करा देती वीडियो। क्या पॉलिटिकल ड्रामा है? हम लोग क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, नहीं, सरकार आपकी एकदम ड्रामा नहीं, ये नहीं चले, बिल्कुल सवाल बिल्कुल नहीं। इस डिबेट में ऐसा नहीं होगा कुछ। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस डिबेट में ऐसा कुछ नहीं होगा, इस डिबेट में कुछ नहीं होगा ऐसा। बेगूसराय में 3 नहीं, दिन से गलत बात, आपको बोलने का मौका देंगे। शेफाली भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता शेफाली, जो चल रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बू नहीं आनी चाहिए। ये लोगों की जिंदगी का सवाल है, जरूरत पड़ने पर उस सिलेंडर में पॉलिटिक्स नहीं भरी जानी चाहिए, वहां से ऑक्सीजन की हवा निकलनी चाहिए। 4 पहियों पर चलने वाला जो एम्बुलेंस है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलती, वो हमारे आपकी कमाई और हमारी आपकी हिम्मत से चलती है। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि आखिर इनको इतना हिम्मत कहाँ से आया? नहीं, शेफाली से बात कर रहा हूं मैं। प्रतिमा दास जी 2 मिनट। इस आपदा में हम एक दूसरे पे अगर हम दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। दोषारोपण का समय नहीं है, ये आपदा हमारे देश की आपदा है और इसमें सबको मिलके हम जनता के, आखिर आपका चुनाव कौन करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। कहाँ है हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग? कोई तो नहीं दिख रहे हैं। आए कोई भी तो मदद, जो आज कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कोई भी तो नहीं आगे आ रहा है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जाके देखिए वो लोग किस तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई करने की, ऑक्सीजन देने की बात करनी हो, या फिर लोगों को, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको खिलाने की बात हो, या हमारे जो पेशेंट हैं पीएमसीएच, एनएमसीएच ऐसे हॉस्पिटल में पूरे दिन पेशेंट को खाना नहीं मिलता। इस तरह की चीजें हो रही हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं। हम एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे पास सुबह से इतने फोन आते हैं। ऑक्सीजन और जो चीजें आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें न्यूज में दिखाई, ऑक्सीजन की तो ऐसी कालाबाजारी है कि लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि 10 लीटर और 12 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप 60,000 रुपए जमा कीजिए और 2 दिन के बाद 5-5 हजार रुपए हर दिन के लगेंगे। आप ये तो देखिए ना कि जो दाह संस्कार जैसी चीज है उसमें भी लोग गिद्ध की तरह नोचने बैठे हुए हैं। और हम बात कर, हम क्यों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने पे लगे हुए हैं? कोई फायदा नहीं एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का। इस आपदा में अवसर मत तलाशिए, इस आपदा को देखिए। सबसे बड़ी बात है कि जो संदेश दिया गया आपदा में अवसर, तो ये अवसर ये था कि हम कुछ पॉजिटिविटी करें, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी हो जिससे कोई एक व्यापक संरचना लोगों की मदद कर सके। लेकिन इसे इस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया जो समझ से परे। हमारे साथ पूर्व डीजी हैं अशोक गुप्ता जी। अशोक गुप्ता जी, आप पूर्व डीजी रह चुके हैं, हमें जरा ये बताइए, जो हालात हैं शायद आपने नहीं सोचा होगा, और जो अभी हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं उसमें पॉलिटिकल बातें हो रही हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हम ढूंढ कर ला रहे हैं सर, हम ढूंढ कर ला रहे हैं। हमारे सहयोगी अंडरकवर एजेंट जो हैं वो ढूंढ कर लाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, ताकि सरकार को पहुंचा दे, सरकार उस पर एक्शन ले ले। कम से कम वो प्रशासन जिस पर सरकार भरोसा करती है कि भाई हमारा वर्दी वाला है, ये तो कुछ जरूर करेगा, इसके डंडे से लोग डरेंगे। लेकिन पूरी तरह से इकबाल खत्म हो जाना, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया और जो सिस्टम बनाना चाहिए था वो सिस्टम है नहीं। अभी का जो दूसरे दौर का संक्रमण आया है देश में और बिहार में, ये पिछले संक्रमण जो
मार्च में शुरू हुआ था 2020 में, उससे कई गुना अधिक है। 9-10 गुना गांवों में अधिक है और पूरे सामान्य स्तर पर 4-5 गुना अधिक है। मृत्यु के दर बहुत अधिक है। जवान लोग मर रहे हैं, कम उम्र के लोग मर रहे हैं। वैक्सीनेशन केवल 2% हुआ है। आपको जान के आश्चर्य हो गया। तो सरकार कहाँ थी? क्यों कुंभ का मेला लगाया जा रहा था? क्यों सोशल जो गैदरिंग्स हो रहे थे उनको परमिट किया गया? और चुनाव में हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग को जो बरतना चाहिए था, इस पर लगाम लगाना चाहिए था, नहीं लगाया गया। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। पीएमसीएच में 1770 बेड में केवल 700-750 बेड कोविड के लिए काम कर रहे हैं। आईजीआईएमएस में 1000 के एवज में 250 बेड काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने भले आदेश किया कि पूरा आईजीआईएमएस कोविड स्पेशल हॉस्पिटल होगा, लेकिन आग लगने पर कुआं खोद रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता जितनी है आप मांग नहीं रहे केंद्र से। डेथ के फिगर को आप दबा रहे हैं। जितने लोग मर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, घरों में, होम क्वारंटाइन में भी उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत लोग लाचार हैं, बेबस हैं और सरकारी तंत्र बिल्कुल चरमरा गया है। इन्होंने पिछले साल भर में जो व्यवस्था करनी थी वो की नहीं। जो पिछले फर्स्ट राउंड में प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले थे उनको भी तोड़ दिया गया, उनको चालू नहीं रखा गया, पढ़ाया नहीं गया। तो बहुत ही अराजकता की स्थिति है। राम भरोसे है एक आम आदमी इस राज्य में। कोई माई बाप नहीं है और कालाजारियों की जलती है इसलिए कि कमी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों है? आप पूर्व डीजी रह चुके हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता है क्या? सिस्टम ऐसे नहीं चलना चाहिए। जब इतनी बड़ी महामारी आई थी तो इसका दूसरा फेज भी आएगा, तीसरा फेज भी आएगा। अभी यह समाप्त नहीं हुआ है और सरकारें हम लोगों से एक व्यक्ति से बहुत ऊपर की चीज है, उनको प्लान करना चाहिए था। यूरोप ने किया, अमेरिका ने किया। 75% से ज्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया और अभी हम तय कर रहे हैं कि केंद्र का क्या रेट। काफी लेट हो गया। यशोक गुप्ता पूर्व डीजी, उनका कहना है कि देर हमने कर दी है, लेकिन जब देर कर दी, हालात सामने हैं तो उससे लड़ना होगा। तो जो अभी सामने है, जो वर्तमान में जो स्थिति है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? उससे लड़ने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आज आपने सुना होगा, अपने दर्शकों को एक खबर हम बता रहे हैं कि आईएमए ने कहा कि 15 दिनों तक लॉकडाउन लगा दीजिए इनिशियल, क्योंकि बात अब हाथ से निकलती जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिल बैठकर फोन पर यह फैसला किया है कि अगर सरकार इस बात पर अगर मान जाए तो इस जो कोरोना की चेन है उसको कहीं ना कहीं हम जरूर ब्रेक कर देंगे। लेकिन सरकार इस स्थिति में नहीं है, सरकार ने इस पर भी विचार नहीं किया है। और जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती है उसमें सरकार ने इस पर अभी पूरी तरह से विराम लगा रखा है। लेकिन दरवाजा यहां खुला है कि सरकार ने कहा है कि जैसे जैसे उन्हें लगेगा एक्शन लेंगे और हो सकता है कि लॉकडाउन भी हो जाए, क्योंकि अगर चेन को तोड़ना है, डॉक्टर्स ऐसा मान रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, तो जरूरी है कि लॉकडाउन यहां लगाया जाए। बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, एक खुलासा तो हमने किया है जिसकी छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई। रात को 9:30 बजे इसकी पूरी स्टोरी और पोल पट्टी हम खोलेंगे कि कैसे जो बिहार में एजेंसियां जो कि एम्बुलेंस चलाते हैं वो लोगों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, 1000 में नहीं लाखों में, और मरीज की जान से कोई मतलब नहीं। सवाल यही है कि प्रशासन या फिर जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी कि आप निगाहें खोलकर रखिए, जगिए, लोगों को बचाइए, और इस तरह के जो दलाल घूम रहे हैं मार्केट में उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेजिए। हम फेल हो गए। विवेक जी, आपके चैनल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये महामारी है कोरोना का, ये आपदा है। आपदा के समय में सारी चीज़ें लोग जो है से मानवता को केवल सामने रखते हैं, सारी चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने ठीक कहा कि लोग मानवीय संवेदनाओं को समाप्त कर करके लोगों को गिद्ध की तरह नोचने में लगे हैं। जो कष्ट में है, दुख में है
और उसको किस प्रकार से जो है से पैसे की मांग कर रहे हैं। आपने ठीक कहा है कि अगर भागलपुर जाना है तो 40,000 रुपये का डिमांड हो रहा है। सरकार व्यवस्थाएं खड़ी कर रही है और सरकार को जैसे जैसे व्यवस्थाओं में कहीं त्रुटियां नजर आ रही है तो उन त्रुटियों को दूर करने में लगी है। आपने देखा कि रेमडेसिविर के लिए कितना मारामारी था, किस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, किस प्रकार से लोग जो है से इधर उधर भाग रहे थे। खुद जो है से सरकार ने बात किया और उसके मंत्री ने 50,000 यूनिट बिहार के लिए आवंटन किया, जिसमें से 14,000 पहले खेप में आया, फिर अभी 25,000 का खेप जो है से दूसरा आने वाला है। उसके अलावा और जरूरत पड़ेगी। और खुद जो उसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनसे हमारी भी बात हुई और उन्होंने कहा कि जितनी आप लेकिन प्रेम रंजन जी फिर सवाल यही है कि ऑक्सीजन तो बचा नहीं पाए, ऑक्सीजन बचा नहीं पाए। ऑक्सीजन 2020 और 2021 ऑक्सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में उस स्थिति को हम रख नहीं पाए। विवेक, दलाल जो प्लानिंग कर रहे थे, जो दलाल प्लानिंग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग हमें समझ में नहीं आई। चौथी चीज की जो आज मशीनों का रोना रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वहां से दे तो दिया लेकिन वो चालू कब होंगी। कल ही इस पर पूरी बैठक हो गई 1 घंटे तक। इस चर्चा के बाद भी कहा जा रहा है कि मशीनें चालू हो जाएंगी। सरकार अपनी तरफ से अगर कोशिश कर रही है तो घर में आपने देखा होगा, आपका बचपना गुजरा, हमारा गुजरा, पिताजी ने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए देकर भूलते नहीं थे। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि 100 रुपए का हम लोगों ने किया क्या। तो सरकार तो उस पिता की भूमिका में है। सरकार को यह जानने का अधिकार है देखिए कि आखिर उन्होंने इंतजाम किया वो गया कहां। अगर आई 40,000 वाली रिपोर्ट अगर हम चला रहे हैं, हम तो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां स्ट्रिंग करवाती, आप हमें देते, खुलकर हम चलाते। बीजेपी ने दिया, जेडीयू ने दिया, कांग्रेस ने दिया, ऐसा तो हो नहीं पाया। विवेक जी, ये कहा जाता है कि जो ये आपका जो चैनल है या जो भी मीडिया है, ये समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा खंभा है। बहुत सारी चीजें नीचे से निकाल कर करके जो छुपे रहते हैं उनको बाहर लाने का काम करते हैं और हम सबको सरकार के भी नजरों में लाने का काम करते हैं। सरकार की भी आंखें खुलती है, सरकार की भी उसके अनुरूप काम करती है। अगर कहीं त्रुटियां नजर आती है आपके माध्यम से तो उन त्रुटियों पर भी जो है से हम कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं, हम उन त्रुटियों को दूर करने का। और अभी तो जरूरत है, आवश्यकता है कोई राजनीति करने का नहीं, किसी को जो है से सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर करके मानवीय सेवा में लगना चाहिए। सब लोगों को साथ देना चाहिए कि इससे कैसे निपटे, कैसे हम इसको जो है निजात दिला सके। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता थी, बोल रही थी किस प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़े कर रही थी। अरे भाई, आपकी भी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी भी सरकार राजस्थान में है, आपने क्या किया? बिहार से बदतर स्थिति वहां था। हाँ। किस प्रकार की स्थितियां थी आप वहां नहीं देखते हैं, केवल बिहार के करते हैं। बिहार में भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, लेकिन जितनी खड़ी की गई है वो काफी नहीं है, और जरूरत है और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है चुपचाप बैठे हैं हाथ पर हाथ धर के। खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर कर करके जायजा ले रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार हॉस्पिटल लगातार घूम रहे हैं, एक एक चीजों का मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज कमियों को देख रहे हैं कि कैसे हम दूर कर सके। किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, और उस तकलीफ को हम जितना जल्द हो उसका हम निराकरण कर सके। इस बात को लेकर करके हम लगातार चिंतित हैं। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि निजी अस्पताल है, मनमाने तरीके से उसी प्रकार से पैसे वसूल रहे थे, सरकार ने उसका भी दर तय कर दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया शहरों के अनुसार में, और उसके रेट तय कर दिए कि कौन से सब तय करने के बाद है। और लेकिन सब तय करने के बाद, लेकिन सब तय करने के बाद रंजन पटेल जी, लेकिन सब तय करने के बाद इसी चर्चा पर आज भी हम बने हुए हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किसकी कारस्तानी है। प्रतिमा दास जी थोड़ा इंतजार, हम जरा चलते हैं। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रजनीश। बहुत दुखद है, खबरों को उठाकर लाना हमारा काम है, सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है बिहार में, पूरे देश में विस्फोटक स्थिति है। सवाल पूछते पूछते हम थक रहे हैं कि आखिर जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। हुजूर, नजर बना के रखिए, हमारी नजर तो है, मीडिया वाले होने के नाते हमारी नजर है, आप भी अपनी नजरें मुस्तैद रखिए, हमसे ज्यादा पावरफुल हैं आप। बावजूद इसके अगर ये 40,000 वाली बात और हर 100 किलोमीटर पर 4,000 वाली बात है तो फेल हो गया ना सिस्टम। रजनीश,
बिल्कुल विवेक, देखिए कि सरकार का काम है कि निजी एजेंसी हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, सरकारी एजेंसी हो, सभी पर निगाह रखना। लेकिन यहाँ पर जो कहीं ना कहीं करतूत सामने आई है, एक तरह से अमानवीय तरीके से लगातार मरीज और उनके परिजनों को गुमराह किया जा रहा है। और न्यूज 18 ने जो खुलासा किया है, इसमें जिला प्रशासन को न्यूज 18 चुनौती दे रहा है कि आप तमाम जो एजेंसी है उसके जो संचालक हैं उनको आप तुरंत पूछताछ करने के लिए जाएं और देखिए कि आप ग्राहक के भेष में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस यानी आईसीयू युक्त एम्बुलेंस अगर आपको किराया करना है तो कीमत क्या मांगी जाती है। तो ये खुलासा तो न्यूज 18 ने किया है। 40,000 तो शुरुआत है विवेक, मैं बता दूं आपको कि 80,000 रुपए तक का किराया तय किया गया। यानी डेस्टिनेशन 1 पटना से भागलपुर की दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर और उसका किराया शुरुआत 40,000 से होता है। दूसरे एजेंसी 50 पर जाते हैं, तीसरे एजेंसी 70 से 80 तक जाते हैं, यानी 80,000 रुपए तक। और आपने चर्चा भी की है अभी कि 4,000 रुपया यानी प्रति 100 किलोमीटर पर 4,000 रुपया किराया तय किया जाता है, जो जेन्युइन किराया है वेंट वाला एम्बुलेंस का यानी बड़ा एम्बुलेंस का, जिसमें आईसीयू रहता है, टेक्नीशियन रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, 2 ड्राइवर रहते हैं और तमाम जो अत्याधुनिक साधन है उसमें उपलब्ध है। यानी मरीज की गंभीर हालत हो, अगर अस्पताल बदलना पड़े, जिला बदलना पड़े, तो वेंट वाला एम्बुलेंस ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि उसमें आईसीयू मुहैया कराता है। ऐसे में न्यूज 18 अभी के समय में, आपदा के समय में यही जानने का प्रयास किया। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकार के पास वेंट वाले एम्बुलेंस की संख्या कम है, ऐसे में निजी एम्बुलेंस वाले चांदी काट रहे हैं। तो जहां भागलपुर का किराया 12,000 रुपया होना चाहिए, वहां पर 40,000 से लेकर 80,000 तक लोगों से वसूले जा रहे हैं। लोग दे भी रहे हैं क्योंकि मरता क्या नहीं करता, लोगों को देना पड़ रहा है। हालात काफी भयावह है। सरकार को चाहिए तो तमाम तकरीबन 70 रजनीश से समझाइए, तो क्या 5 घंटे में बिहार के एक जिले से दूसरे जिले तक पूरे कवर करने वाली सड़क इन दलालों के लिए थी? ऑक्सीजन सिलेंडर क्या इन दलालों के लिए पूरे अच्छे तरीके से इंतजाम किए गए थे कि हम जनता से उनकी मोटी गाड़ी कमाई को ये वसूल लें? गिद्ध लोग जो यहां पर अभी जिनकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। तीसरी चीज, इन्हें पता होता है कि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई संतरी मंत्री कुछ नहीं है, तभी तो इतनी हिम्मत ये दिखा रहे हैं। चौथी ये बात कि ये एक जगह से दूसरी जगह, आज ये रिपोर्ट हमने की है लेकिन इससे पहले से ये धंधा चल रहा है, तो कहीं इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात और रजनीश, एम्बुलेंस में जो सिलेंडर है क्या उसी एम्बुलेंस का है? वो दलाली का नहीं है, वो गलत तरीके से नहीं लाया गया है, गलत तरीके से उसमें ऑक्सीजन नहीं भरवाया गया, जो मशीन लेके रखी गई है उनके क्या पेपर्स हैं? तो ये जो पूरा झूठ का एक एम्बुलेंस जो चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या कोई नंबर होता है सिलेंडर पर जिससे पता चले कि इसी एम्बुलेंस का है? विवेक बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरह से जो वेंट वाला एम्बुलेंस है वो रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो निजी अस्पताल संचालक चलाए या निजी एजेंसी के द्वारा चलाया जाए। और वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस की जरूरत गंभीर मरीजों को ही पड़ती है और उसका डिमांड आपदा के समय में ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो पहले से डेड हो चुका अस्पताल, डेड हो चुके एजेंसी, वो इंतजार कर रहे थे शायद कि जब आपदा आएगी तो हम ऐसे ही लूटेंगे। तो हम बता दें आपको कि भागलपुर की दूरी 350 किलोमीटर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 5 से 5.5 घंटा। अगर अभी रोड खाली है तो मेरा दावा है कि 4.5 से 5 घंटे में एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच जो तंत्र है, सरकार से एक अपील न्यूज 18 कर रहा है कि आप पूरे तंत्र को अगर डेवलप करना चाहें, एम्बुलेंस को अगर पकड़ना चाहें, तो आप रास्ते में जो पेट्रोलिंग टीम आपकी घूम रही है, चाहे पुलिस वाले हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, वो गुजरने वाले वेंट एम्बुलेंस से, छोटे एम्बुलेंस से, जो निजी एम्बुलेंस है, जो 102 नहीं है, उस एम्बुलेंस से जरूर आप रोकें और चालक के साथ साथ जो परिजन उसमें सवार हैं उनसे 1 मिनट के लिए ही जरूर, लेकिन आप रोककर जरूर आप पूछना कर्तव्य बनता है कि आपका किराया कितना लगा। अगर ये जानकारी आपको मिल जाती है तो आप ये ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कीजिए कि जो किराया है क्या तय किया गया है, यानी डेस्टिनेशन के मुताबिक जो किराया है, मान लिए कि 4000 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, उसका क्या किराया होगा। आम लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, इसका किराया क्या होगा। चलिए, सरकार के पूरे तंत्र के पास 9:30 बजे तक का वक्त है। हमने हिम्मत दिखा दी है, रजनीश ने हिम्मत दिखा दी है और एक सच्चाई आपके सामने लाया हमने। और ये जो अभी आपने क्लिप देखी, एक रिपोर्ट देखी, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म 9:30 बजे दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, खासकर एम्बुलेंस को लेकर। और आपके पास जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं,
सरकार ने जिनके ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि आप मॉनिटर करें, उनके पास 9:30 बजे तक का वक्त है कि आप ढूंढ सकिए, पकड़ सकिए तो पकड़ लीजिए। खुला चैलेंज है वो, इसलिए क्योंकि 9:30 बजे जो हम रिपोर्ट दिखाएंगे वो आपको मजबूर करेगी कि आप हर एम्बुलेंस से पूछें, हर एम्बुलेंस की उस एजेंसी से पूछें कि क्या तुमने पैसे की डिमांड की थी और क्या 5 घंटे का रास्ता तुम्हारे लिए हमने तैयार किया था, उस पर काला बाजारी की जो गाड़ी है पूरी रफ्तार के साथ तुम गुजार पाओ। रजनीश की रिपोर्ट, रजनीश की बात उनकी जुबानी हम सुन पा रहे थे। प्रतिमा दास के पास सीधे चलते हैं। प्रतिमा, जो हालात है उसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन ही भरना चाहते हैं ताकि उन मरीजों तक फायदा हो। इस बहस का एक मतलब निकले। हम जानना चाह रहे, ठीक है आपके आरोप हैं, सरकार पर है, तंत्र पर है, मैनेजमेंट पर है, निगरानी पर है, सभी पर है। हम इज्जत करते हैं आपके उस भावना की, लेकिन इससे पॉलिटिकल बिल्कुल मत होने महामारी दीजिए। में आपने लोगों की व्यथा को टीवी के बाद अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, लेकिन मैं एक आपको घटना बताती हूँ। मैं वैशाली जिले की बात करती हूँ। वहां पे भी इसी तरह से लूटा जा रहा है। जब मैं गई, मैंने एसपी साहब को खबर किया, डीएम को किया, पुलिस आई वहां पे। मैंने कहा कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इसके यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, इसके ऑक्सीजन नहीं है, ये लोगों को एडमिट कर करके पैसा लूट रहा है। तो पुलिस के तरफ से क्या जवाब आया मैं बताऊं आपको। उनका कहना यही था कि मैडम प्लीज आप एफआईआर वगैरह मत कीजिए, पुलिस केस मत कीजिए, नहीं तो सारे लोग इकट्ठे होकर के स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अभी आपदा का समय है, आप इनके खिलाफ जांच पड़ताल की बात करते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि बिहार में एक क्या बात है, बता रही हूँ ना, बहुत अच्छी बात। बिहार में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रतिमा दास जी की बात, प्रतिमा दास जी की बात, कमल लोपानी जी आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ नहीं बोल सकते। कमल लोपानी जी, मैं जब कमल लोपानी जी, ये सवाल है, अपने परिजन कांग्रेस का सवाल नहीं है, घर लेके जाओ। कांग्रेस का सवाल नहीं है, पार्टी का सवाल नहीं है, एक आम जन की सवाल है। इसका क्या उत्तर है? पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है, हाथ जोड़कर एफआईआर मत दर्ज कराइए, जो इलाका हमारे क्षेत्र में आता है मत। किसके खिलाफ आप एक्शन लीजिएगा, किस कहां व्यथा सुनाइएगा? स्वास्थ्य मंत्री नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। ठीक है, आंसर कर देना चाहता हूं। हाँ, कि ये वैशाली की एक बात उठाई है, ठीक है। ये वैशाली में उन्होंने अस्पताल में देखा, अस्पताल के खिलाफ उन्होंने एफआईआर की बात की, और उस अस्पताल में जितने मरीज हैं उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उनको बल्कि ये कहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए प्रशासन को और पुलिस को कि शांत रहिए, जब आई तो हम लोग चुप रहे, शांत रहिए। उनको बल्कि प्रशासन को ये कहना चाहिए कि यह व्यवस्था को ठीक कराएं, यहाँ का काम सुचारू रूप से चल सके, मरीजों को इसका लाभ मिल सके। नहीं, सवाल ये नहीं है। कमल लोपानी जी, कमल लोपानी जी, आपकी नहीं सर, एकदम स्पष्ट बात है, आपकी पुलिस, एकदम सुनिए एकदम सर, आपकी पुलिस ने हाथ क्यों जोड़ा? पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस क्यों डरती है? आपका प्रशासन क्यों डरता है? पुलिस जनता की है। नहीं, ठीक है, जनता की मांग है, आपका तंत्र क्यों डरता है? जनता की पुलिस है, आपका तंत्र क्यों डर रहा है? कोई तंत्र नहीं डरता। क्यों डरता है? वो क्यों बोला कि और जो मरीज अस्पताल में भर्ती है उनके संख्या होगा, उनके संख्या होगा। अगर एफआईआर हो जाती है तो टोटल डॉक्टर लोग काम बंद कर देते हैं, टोटल नर्सें चली जाती हैं, तो वो जो मरीज भर्ती हैं उनके भविष्य के बारे में इन्होंने सोचा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से कि पूरे बिहार में जितने डॉक्टर हैं, जितने नर्सें हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने पुलिसमैन हैं, सब सुना जाए। सर एक बात सुना जाए। आप मैनेज करेंगे? नहीं सर, आप मैनेज करेंगे? बात कर रही है, आपका तंत्र मैनेज करेगा? क्यों करेगा? क्यों हाथ जोड़ेगा? इतनी यूनिटी है, चोरों लुटेरों के बीच में इतनी यूनिटी है कि आप उससे डर जाएंगे उनकी एकता के सामने? नहीं, क्यों डर? आपकी पुलिस क्यों डरती है? आपकी पुलिस क्यों डरती है? नहीं, कहां डर रही है? नहीं, कहां कोई नहीं डर रहे। एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? सर देखिए, एफआईआर क्यों ना हो? देखिए, बात को चेंज नहीं किया जाए। नहीं, एफआईआर क्यों ना हो? बात बदल रहे हैं, आप इस विषय पर आइए। क्यों नहीं हुआ? को बोलिए डॉक्टर स्ट्राइक हो जाएगा, एम्बुलेंस को बोलिए एम्बुलेंस स्ट्राइक है। सरकार कर क्या रही है? इसके संग खिलवाड़ करने की बात हो रही है। ये आप शिक्षा दे रहे हैं इनको, ये आप बोलना चाह रहे हैं। आप तो बोलिए मत, आप हत्यारी सरकार है आपकी, लोग रोज मर रहे हैं, उसका हत्या के ऑक्सीजन का भाव में मर रहे हैं। शेफाली भारद्वाज सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई। शेफाली, जो घटनाक्रम है उसे
इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। चर्चा के जरिए एक बात, एक संदेश जो है पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि इसे पॉलिटिकल पजामे में पहनाकर हम नहीं देख सकते या फिर पॉलिटिकल चादर में उड़ाकर नहीं देख सकते। जो बात है वो सच है। शेफाली आप हमें बताएं, ये ट्रैक पर आ पाएगा? ये चीजें ट्रैक पर आ पाएंगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी भी हमारे पास सच कहने को सही है कि 1 साल का वक्त था, ना सरकार का कोई एसओपी था इसके लिए, ना ही कोई मॉनिटरिंग सिस्टम, ना ही कोई सिंगल विंडो बना। अगर सरकार चाहती तो इस 1 साल में सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। ऐसा नहीं कि उनके लिए ये नया कुछ आ गया हमारे यहाँ। आज सही बात है, लोगों के अंदर ये आक्रोश बिल्कुल वाजिब है। उनके परिजन मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए दर बेदर हॉस्पिटल चक्कर काट रहे हैं, फोन से लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। उनके सामने उनका परिजन मर जा रहा है, उनके सामने किसी के माँ बाप चले जा रहे हैं, किसी का बच्चा चला जा रहा है। तो आप सोचिए लोगों के अंदर अभी भी सरकार हमारी नहीं जगी है। अभी भी सरकार के पास वैसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि ये सारी चीजें अगर जग गई होती तो जो आपने जो न्यूज दिखाया वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी अगर इस तरह के लोग धांधली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम उसके पीछे। चलिए, उसी मॉनिटरिंग सिस्टम पर हम सवाल पूछ रहे हैं। 9:30 बजे तक का वक्त है, 9:30 बजे तक का वक्त है। एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को पूरे बिहार की जनता देखे, देश देखे, क्योंकि 9:30 बजे जिन एजेंसियों का नाम हम खोलने जा रहे हैं, जो एम्बुलेंस चलवाती हैं, कैसे पैसे लूटते हैं, कैसे उनके सामने एक मरीज गिड़गिड़ाता है, यह कहता है कि उतने पैसे नहीं है, नहीं दे सकता, तो एम्बुलेंस भी नहीं चलेगी, जान नहीं बचेगी, जो करना है कर लीजिए। पूरी बात रिकॉर्डेड है और यह बात 9:30 बजे हम आपको दिखाने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए और प्रशासन को भी कह रहे हैं कि आपकी भी इंतजार की घड़ियां बस उतनी ही है। 9:30 बजे आप एक्शन ले सकते हैं, आप में पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।